कंचन से मिले पूरा 1 महीना हो गया है। कहाँ तो हफ्ते में जब तक 4 बार एक दूसरे से नहीं मिल लेती थी, दोनों को चैन ही नहीं मिलता था। और कहाँ इस बार उससे मिले बिना पूरा 1 महीना बीत गया। मैंने घड़ी पर अपनी निगाह दौड़ाई तो देखा कि अभी 11 ही बजे हैं और आज तो पति भी ऑफिस से देर से लौटेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कंचन के यहाँ ही हो आऊँ। उससे मिलने के बाद अगर वह तैयार हो जाती है तो बाजार जाकर कुछ खरीदारी भी कर लूँगी। बाजार कंचन के घर से पास ही है। बस यह सोचकर मैं घर में ताला लगाकर चल पड़ी। कंचन के यहाँ पहुँचकर घंटी बजाई तो दरवाज़ा उसी ने खोला। मुझे देखते ही वह मेरे गले से लिपट गई और शिकायत भरे लहजे में बोली, तुझे इतने दिनों बाद मेरी सुध आई? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो आखिर चली भी आई, पर तू तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। तुम तो मेरी मजबूरियां जानती ही हो। अच्छा भाई, छोड़ इस किस्से को। अब क्या बाहर ही खड़ा रखेगी? खड़ा तो रखती, पर खैर अब आ गई है तो आप बैठ। अच्छा, क्या पिएगी, चाय या कॉफ़ी? उसने कमरे में पहुंचकर कहा। कुछ भी पिला दे, तेरे हाथ की तो दोनों ही चीज़ें मुझे पसंद है। तभी बहू रानी, कौन आया है? तभी अंदर से आवाज़ आई, कंचन आई है। कंचन ने उन्हें जवाब दिया। ये कौन है जिसने अंदर से आवाज़ दी? अम्मा जी आई हुई हैं क्या? फिर मैं उनके ही पास चलकर बैठती हूँ। तू अपनी चाय या कॉफ़ी वहीं ले आना। अंदर पहुँचकर मैंने अम्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस तबीयत तो ऐसी ही चलती रहती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहेंगे? कहते हैं आप दवाएं बहुत खाती है, आपको कोई बीमारी नहीं है। तुम ही देखो, अब कविता दवाओं के बल पर तो चल भी रही हूँ, नहीं तो पलंग से ही लग जाती। यह कहकर वे सेब काटने लगी। सेब काटते हुए, आपका हाथ काँप रहा है, लाइए मैं काट दूँ। नहीं, मैं ही काट लूँगी, रोज ही काटती हूँ। क्यों, क्या कंचन काट कर नहीं देती? मैंने पूछा। तभी कंचन ट्रे में चाय व कुछ नमकीन लेकर आ गई और बोली, यहाँ कंचन का नाम क्यों लिया जा रहा था? कंचन, यह क्या बात है? अम्मा जी का हाथ काँप रहा है और तुम इन्हें एक सेव भी काट कर नहीं दे सकती? मैंने उससे सवाल किया। कविता, तू चाय पी चुपचाप। अम्मा जी ने एक सेव काट लिया तो क्या हो गया? हाँ हाँ बहू, मैं ही काट लूँगी, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तनाव के कारण अम्मा जी की सांस फूल गई थी। मैं कंचन को दूसरे कमरे में ले गई और बोली, कंचन, तुझे क्या हो गया है? छोड़ भी इस किस्से को, जल्दी चाय खत्म कर। फिर बाजार चलते हैं। कंचन हंसती हुई बोली। मैं ठगी सी उसे देखती रह गई। क्या यह वही कंचन है जो 2 वर्ष पूर्व रात दिन सास का ख्याल रखती थी, उनका एक एक काम करती थी, एक एक चीज़ उनको पलंग पर हाथ में थमाती थी? अगर कभी अम्मा जी कहती भी, अरे बहू, थोड़ा काम मुझे भी करने दिया करो, तो हंस कर कहती, नहीं अम्मा जी, मैं किस लिए हूँ, आपके तो अब आराम करने के दिन हैं। तभी कंचन ने मुझे झिंझोड़ दिया। अरे कहाँ खो गई तू? चल अब चले। हाँ, और हाँ, तू खाना भी यहीं से खाकर जाना, अम्मा जी बना लेंगी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कंचन, तुझे हो क्या गया है? कुछ नहीं, अम्मा जी बना लेंगी, इसमें बुरा क्या है? नहीं कंचन, चल हम दोनों मिलकर सब्जी दाल बना लेते हैं और अम्मा जी के लिए रोटियां भी बनाकर रख देते हैं। जरा सी देर में खाना बन जाएगा। सब्जी बन गई है, दाल रोटी अम्मा जी बना लेंगी जब उन्हें खानी होगी। हाँ हाँ, मैं बना लूँगी, तुम दोनों जाओ। अम्मा जी भी वहीं आ गई थी। पर अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ भी काँप रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार अपने मन को नहीं समझा पा रही थी। बेटी, अब पहले का समय तो रहा नहीं जब सासें राज करती थी। बस
पलंग पर बैठना और हुक्म चलाना। बहुएं आगे पीछे चक्कर लगाती थी। अब तो इसका काम ना करूं तो 2 वक्त का खाना भी ना मिले। अम्मा जी एक लंबी सांस लेकर बोली, अरे अब चल भी कविता। अम्मा जी, मैंने कुकर में दाल डाल दी है, आटा भी तैयार करके रख दिया है। बाजार जाते समय मेरे विचार फिर अतीत में दौड़ने लगे। बैंक कंचन के घर के पास ही था। एक सुबह अम्मा जी ने कहा, मैं बैंक जाकर रुपये जमा करके आती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी? मैं चली जाऊंगी, कंचन ने कहा था। नहीं, तुम कहाँ जाओगी? अभी तो अस्पताल जा रही हो। कोई बात नहीं, अस्पताल का काम करके चली जाऊंगी। और फिर कंचन ने अम्मा जी को नहीं जाने दिया था। पहले वह अस्पताल गई जो दूसरी ओर था, और फिर बैंक। भागती दौड़ती सारा काम करके लौटी तो उसकी सांस फूल आई थी। पर कंचन ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि कभी खीज या थकान के चिन्ह उसके चेहरे पर आते ही नहीं थे। कंचन की भाग दौड़ देखकर एक दिन जीजा जी ने भी कहा था, भाई थोड़ा काम माँ को भी कर लेने दिया करो। सारा दिन बैठे रहने से तो उनकी तबीयत और खराब होगी और खाली रहने से तबीयत उबेगी भी। इस पर कंचन उनसे झगड़ पड़ी थी। आप भी क्या बात करते हैं? अब इनकी कोई उम्र है काम करने की? अब तो इनसे तभी काम लेना चाहिए जब हमारे लिए मजबूरी हो। बेचारे जीजा जी चुप हो गए थे और फिर कभी सास बहू के बीच में नहीं बोले। मैं इन्हीं विचारों में खोई थी कि कंचन ने कहा, लो बाजार आ गया। यह सुनकर मैं विचारों से बाहर आई। बाजार में हम दोनों ने मिलकर खरीदारी की। सूरज सिर पर चढ़ आया था। पसीने की बूंदें माथे पर झलक आई थी। दोनों ऑटो करके घर पहुंची। अम्मा जी ने सारा खाना तैयार करके मेज पर लगा रखा था। 2 थालियां भी लगा रखी थी। मेरा दिल भर आया। अम्मा जी बोली, तुम लोग हाथ धोकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। अम्मा जी आप? मैंने कहा, मैंने खा लिया है, तुम लोग खाओ, मैं गरम गरम रोटियां सेक कर लाती हूँ। मैं अम्मा जी के स्नेह भरे चेहरे को देखती रही और खाना खाती रही। पता नहीं अम्मा जी की गरम रोटियों के कारण या भूख बहुत लग आने के कारण खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाकर अम्मा जी को स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद देकर मैं अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं कंचन के घर पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं धीरे से अंदर घुसी और कंचन को आवाज़ लगाने ही वाली थी कि उसकी व अम्मा जी की मिली जुली आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। मैं वहीं ओट में खड़ी होकर सुनने लगी। सुनो बहू, तुम्हारी लेडीज़ क्लब की मीटिंग तो मंगलवार को ही हुआ करती है ना? तू बहुत दिनों से उसमें गई नहीं, पर समय ही कहाँ मिलता है अम्मा जी। तो ऐसा कर, तू आज हो आ, आज भी मंगलवार ही है ना? हाँ अम्मा जी, पर मैं ना जा सकूंगी। अभी तो काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। उसकी चिंता ना कर, मुझे बता दे क्या क्या बनेगा। अम्मा जी, आप सारा खाना कैसे बना पाएंगी? वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहू तो क्या मुझे हमेशा बुढ़िया और बीमार ही बनाए रखेगी? अम्मा जी, मैं तो हाँ, तू मुझे इधर कई दिनों से लग रही है कि कुछ ना करनी ही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है, और सारे दिन पड़े पड़े कुढ़ना मेरा बुढ़ापा। जब मैं कुछ काम में लग जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरी बीमारी ठीक हो गई है और बुढ़ापा कोसों दूर चला गया है। अम्मा जी, यह आप कह रही हैं? कंचन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, इधर कुछ दिनों से तूने देखा नहीं कि मेरी तबीयत कितनी सुधर गई है। तू चिंता ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे जहाँ जाना है जा। आज शाम को सुधीर के साथ
किसी पार्टी में भी जाना है ना। मेरी वजह से कार्यक्रम स्थगित मत करना। यहाँ का सब काम मैं देख लूँगी। ओह अम्मा जी। कंचन अम्मा जी से लिपट गई और रो पड़ी। यह क्या पगली, रोती क्यों है? अम्मा जी ने उसे थपथपाते हुए कहा। अम्मा जी, मेरे कान कब से यह सुनने को तरस रहे थे कि आप बूढ़ी नहीं है और काम कर सकती है। मैंने इस बीच आपसे जो कठोर व्यवहार किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। चल जा, जल्दी उठ, क्लब की मीटिंग का समय हो रहा है। अम्मा जी, अब तो नहीं जाऊंगी आज। हाँ, आज बाजार हो आती हूँ। बच्चों की किताबें और सुधीर के लिए शर्ट लेनी है तो बाजार ही हो आ। कविता को भी फ़ोन कर देती तो दोनों मिलकर चली जाती। अम्मा जी प्रणाम, आपने याद किया और कविता हाजिर है। अरे, तू कब से यहाँ खड़ी थी? अभी बस 2 मिनट पहले आई थी तो छिप कर हमारी बातें सुन रही थी। चोर कहीं की। क्या करती? तुम सास बहू की बातचीत ही इतनी दिलचस्प थी कि अपने को रोकना जरूरी लगा। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अम्मा जी रसोई की ओर बढ़ गई। मैं अपने को रोक ना पाई। कंचन से पूछ ही बैठी, यह सब क्या हो रहा था? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। और माफ़ी कैसी मांगी जा रही थी? कविता, याद है उस दिन तू मुझसे बार बार मेरे बदले हुए व्यवहार का कारण पूछ रही थी? बात यह है कविता, अम्मा जी के सिर पर 2 भूत सवार थे। उन्हें उतारने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा। 2 भूत? नाटक? यह सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बता। बता तो रही हूँ, तू उतावली क्यों हो रही है? अम्मा जी के सिर पर चढ़ा पहला भूत था उनका यह समझ लेना कि बहू आ गई है। उसका कर्तव्य है कि वह प्राणपण से सास की सेवा और देखभाल करे और सास होने के नाते उनका अधिकार है दिन भर बैठे रहना और हुक्म चलाना। अम्मा जी अच्छी भली चल फिर रही होती थी तो भी अपने इन विचारों के कारण चाय दूध का समय होते ही बिस्तर पर जा लेटती ताकि मैं सारी चीज़ें उन्हें बिस्तर पर ही ले जाकर दूँ। उनके जूठे बर्तन मैं ही उठाकर रखती थी। मेरे द्वारा बर्तन उठाते ही वे फिर उठ बैठती थी और इधर उधर चहलकदमी करने लगती थी। अच्छा, दूसरा भूत कौन सा था? दूसरा भूत था हरदम बीमार रहने का। उनके दिमाग में घुस गया था कि हर समय उनको कुछ ना कुछ हुआ रहता है और कोई उनकी परवाह नहीं करता। डॉक्टर भी जाने कैसे लापरवाह हो गए हैं। ना जाने कैसी दवाइयाँ देते हैं, फ़ायदा ही नहीं करती। भाई, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अम्मा जी दुबली भी तो हो गई है। मैं कुछ शिकायती लहजे में बोली। मैं इससे कब इनकार करती हूँ, पर यह तो प्रकृति का नियम है। उम्र के साथ साथ शक्ति भी कम होती जाती है। मुझे ही देख, कॉलेज के दिनों में जितनी भाग दौड़ कर लेती थी उतनी अब नहीं कर सकती और जितनी अब कर लेती हूँ उतनी कुछ समय बाद ना कर सकूँगी। पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ। कंचन ने मुझे समझाते हुए कहा, अम्मा जी की सबसे बड़ी बीमारी है निष्क्रियता। उनके मस्तिष्क में बैठ गया था कि वे हर समय बीमार रहती है, कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं अम्मा जी की इस भावना को बना रहने देती तो मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती। आदमी काम काज में लगा रहे तो अपने दुख दर्द भूल जाता है और शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है जिससे वह स्वस्थ अनुभव करता है और फिर व्यस्त रहने से चिड़चिड़ापन भी नहीं रहता। मुझे अचानक हंसी आ गई। ले भाई,
तूने तो डॉक्टरी फिलॉसफी सब झाड़ डाली। तू चाहे जो कह ले, असली बात तो यही है। अम्मा जी को अपने दो भूतों के दायरे से निकालने का एक ही उपाय था कि तू उनकी अवहेलना करे, उन्हें गुस्सा दिलाए, जिससे चिढ़कर वे काम करे और अपनी शक्ति को पहचाने। यही ना, मैंने वाक्य पूरा कर दिया। हाँ, तूने ठीक समझा। यद्यपि गुस्सा और उत्तेजना शरीर और हृदय के लिए हानिकारक समझे जाते हैं, पर कभी कभी इनका होना भी मनुष्य के रक्त संचार को गति देने के लिए आवश्यक है। एकदम ठंडे मनुष्य का तो रक्त भी ठंडा हो जाता है। बस यही सोचकर मैं अम्मा जी को जानबूझकर उत्तेजित करती थी। कहती तो तू ठीक है, तू मेरे नाना जी से तो मिली है ना? हाँ, शादी से पहले मिली थी एक बार। जानती है, कुछ दिनों में वे 95 वर्ष के हो जाएंगे। आज भी वे कचहरी जाते हैं, जितना कर पाते हैं काम करते हैं। कई बार रात रात भर अध्ययन भी करते हैं। अब भी दोनों समय घूमने जाते हैं। इस उम्र में भी मुझे आश्चर्य हो रहा था। हाँ, उनकी व्यस्तता ही आज भी उन्हें चुस्त रखे हुए है। भले ही वे बीमार से रहते, फिर भी उन्होंने उम्र से हार नहीं मानी है। मैंने आंख भर कर अपनी इस सहेली को देखा, जिसकी हर टेढ़ी बात में भी कोई ना कोई अच्छी बात छिपी रहती है। अच्छा, एक बात तो बता, क्या जीजा जी को पता था उन्हें अपनी माँ के प्रति तेरा यह रूखा व्यवहार चुभा नहीं? उन्होंने एक दो बार कहा, पर मैंने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि यह सास बहू का मामला है। आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। मैं चाय पीते समय कभी हर्ष और आत्मसंतोष से दमकते अम्मा जी के चेहरे को देख रही थी, कभी कंचन को। आज फिर एक बार उसका बदला रूप देखकर पिछले माह की कंचन से तालमेल बैठाने का प्रयत्न कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कंचन को जितना मैंने गलत समझा था, वो तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी निकली। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।